जसप्रीत जी, चूंकि अभी अभय अग्रवाल साहब चर्चा कर रहे थे यूएस ट्रेड डील का, तो यूएस की टीम यहाँ पर आई, 2 दिनों तक बैठक की, और बैठक के शाम में आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत भी हुई। हालांकि कहीं से कोई ये नहीं किसी ने कहा कि हम ट्रेड डील बहुत जल्द करने जा रहे हैं, लेकिन ये सब जो हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, या इससे बाजार उत्साहित है कि नहीं है? आपको लगता है कि ट्रेड डील अब बहुत जल्दी हो जाएगी? लक्ष्मण जी, मेरा पर्सनल व्यू है दो चीजें कि अब ये इस ट्रेड डील का उतना बड़ा रोल रहा नहीं है इवेंट जो एक टाइम पे था। और कल को और एज ऑफ नाउ जैसे लग रहा है द वे थिंग्स आर मूविंग कि हम शायद क्योंकि हम प्रेशर नहीं लेना चाह रहे हैं, यूएस जितना डाल रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे, कभी राइस को हम डंप कर रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने कोई कुछ भी छोड़ा नहीं है डंप करने के लिए। तो नेट नेट जो हमने अभी तक रवैया अपनाया है उनके प्रेशर्स के ऊपर, विच इज कि हम झुकेंगे नहीं, तो इट लुक्स लाइक कि ये भी और टाइम लगेगा इस डील को एक फाइनल शेप लेने में। और मार्केट आई थिंक इज नाउ एडजस्टेड टू दैट फैक्ट कि अब चलो मतलब डील होगी नहीं होगी, जब भी होगी लेट अस फोकस ऑन द लार्जर स्टोरी। और इन बिटवीन क्या हुआ है कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगा रूपी का जो डिप्रिसिएशन है वर्सेस डॉलर, वो 10 साल का अगर आप एवरेज देखें वो 3% रहा है। स्लाइटली लॉन्ग टर्म, मतलब और लॉन्ग टर्म नहीं और ज्यादा होगा, बट 3% एक्सक्लूडिंग द लास्ट 1 ईयर। लास्ट 1 ईयर द डिप्रिसिएशन इज अबाउट 6.5, ऑलमोस्ट 7%, राइट? अब ये काफी बड़ा डिप्रिसिएशन है फॉर अ करेंसी लाइक अस, व्हिच इज ऑलमोस्ट लाइक एन इमर्जिंग लार्ज इकोनॉमी लाइक अस। तो अब वो एक चिंता का भी विषय है, बट द सेम टाइम वो हमारे एक्सपोर्ट वाले जो जो सेक्टर्स हैं, चाहे आईटी हो, फार्मा हो, या शिम्स हो या टेक्सटाइल हो, उनको उनको अपॉर्चुनिटीज भी देता है कि वो और जाके वो अपना अपना ओवरऑल रेवेन्यू को बूस्ट कर सकता है। तो आई थिंक आई फुली एग्री, ये इम्पैक्ट तो दे इंटरेस्टिंग रहा पॉइंट आपने है बताया है। जसप्रीत जी, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। मैं चाहूँ थोड़ा सा इस पे और अगर हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो रुपये का मामला है, ये नुकसानदेह होता है कई सेक्टर के लिए, लेकिन कई सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। चूँकि एक्सपोर्टर अभी खासतौर से यूएस के एक्सपोर्टर बड़े परेशान हैं, चूँकि ड्यूटी वहाँ हैवी लग गई है। तो रुपये का जो डिप्रिसिएशन है, ये उनको कई बार फ़ायदा पहुँचाता है, चूँकि डॉलर के मुकाबले उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा होता है। तो इन सेक्टर के लिए पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखें तो? जी बिल्कुल, हमारे हिसाब से हमने इनफैक्ट अपने सेक्टोरल टैक्टिकल एलोकेशंस शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स टुवर्ड्स सेक्टर्स लाइक आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, एंड आल्सो जो ऑटो एंसिलरीज हैं, देयर आर ग्लोबल कंपनीज जो अपने ग्लोबल करेंसी डिनोमिनेशन में कमाती हैं, इंक्लूडिंग यूएसडी, एंड उसके बियॉन्ड भी फैक्टर्स हैं। तो लेट मी नॉट से कि यही सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर है, तो लेट्स से अदर फैक्टर्स कुड बी कि एग्जांपल आईटी फॉर एग्जांपल, इट्स अ बीटन डाउन सेक्टर। निफ्टी ने +9% किया है, और लेट्स से बाय नाउ इट्स +6% लास्ट 1 ईयर, एंड निफ्टी इट इज डाउन, आईटी इज डाउन मोर देन 10%। तो -16% का उसका नेगेटिव अल्फा रहा है। सो देयर इज अंडर परफॉर्मेंस। तो वैल्यूएशंस भी कंफर्ट जोन में, फ्री कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं, एंड दीज आर ऑल लार्ज ग्लोबल जायंट्स। एंड बियॉन्ड द पॉइंट, वो जो रिवर्स एआई ट्रेड बोलते हैं कि भाई रिवर्स एआई ट्रेड होगा तो इंडिया को बेनिफिट होगा, तो वो भी है। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट इज ओनली अ स्टार्टिंग पॉइंट। अगर और भी फैक्टर्स मिल जाएं, चाहे वो कैश फ्लो हो, चाहे वैल्यूएशन हो, चाहे some of the large companies who have demonstrated good growth in the past, सब मिल जाए, तो ये डेफिनेटली एक स्टार्टिंग पॉइंट बन के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है फॉर अ शिफ्ट इन सेक्टोरल allocations according to us. बिल्कुल बिल्कुल। अरुण मल्होत्रा साहब, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब बीच में आपका नेटवर्क कमजोर हो गया था। दरअसल चर्चा में 2 बातें निकल कर सामने आई। वो है अभय अग्रवाल साहब ने कहा कि यूएस के साथ ट्रेड डील का इंतजार है, अगर किसी वजह से ट्रेड डील रुक जाती है तो बड़ा मुश्किल होगा। एफआईज, खासतौर से एफपीआईज उसी के इंतजार में बैठे हुए हैं। हालांकि अरोड़ा साहब का कहना था कि ट्रेड डील अब उतना बड़ा फैक्टर रहा नहीं। आपको क्या लगता है कि ट्रेड डील को लेकर के मार्केट, अगर मान ले ट्रेड डील हो जाती है तो मार्केट वाकई उत्साहित होगा? क्योंकि हम लोग एक थंब रूल मान के चलते हैं, जब तक खबर नहीं आई तब तक तो मार्केट चला, खबर आएगी तो डिस्काउंट कर लेगा उसको। देखिए, मेरे हिसाब से ट्रेड डील सबसे बड़ा ओवरहैंग है मार्केट के लिए। अगर आप देखें तो मॉनेटरी स्टिमुलस, इंटरेस्ट रेट कर दिया, सीआरआर दे दिया, फिस्कल स्टिमुलस, जीएसटी, इनकम टैक्स और बहुत सारे चेंजेस दे दिए। तो फिस्कल, मॉनेटरी स्टिमुलस दोनों जा चुके। गवर्नमेंट ने जो करना था वो कर दिया।
मार्केट को जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो आ रही है ये ट्रेड डील की वजह से। नंबर वन, दैट्स नंबर वन। दूसरा मैं कहूंगा डॉलर के नीचे जाने से आप जितने भी हिस्ट्री में जाइए, जब जब डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, हमारी मार्केट्स ने अच्छा नहीं करा है। और उसका एक ये भी रीजन है कि यूएस में आपने कहा कि कुछ सेक्टर्स को फायदा होगा, दैट इज ट्रू, फायदा होगा जिनके डॉलर में, बट ओनली सर्विसेज। जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर टैरिफ 50% कर दिया है। और आप ये मानिए कोई भी बिजनेस में करेंसी का इंपैक्ट होगा 3, 4, 5%, बट मैन्युफैक्चरिंग में जहां 50% या 25% एडिशनल ड्यूटी लग गई है, वहां पर वो चीज वायबल ही नहीं है। और टेक्सटाइल एक्चुअली काफी नेगेटिवली इंपैक्टेड है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेड डील सबसे बड़ा ओवरहैंग है। आप पूछेंगे टाइमलाइन, आई थिंक वी आर नियर दिस रिजोल्यूशन। कब होगा, क्यों होगा, बट जितना डिले होगा उतनी ज्यादा कंपनीज और सेक्टर को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। इसमें एक चीज़ और जोड़ दूं, बेसिकली कल ही हम लोग आवाज़ अड्डा इस पे इसी मुद्दे पे कर रहे थे, यूएस ट्रेड डील पे। तो वहाँ पे इंडस्ट्री के एक पैनलिस्ट थे, उनका कहना था कि बहुत सारी इंडस्ट्री, खासतौर से अप्रैल एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री, गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री, वो लोग अभी भी इस होप में कि ट्रेड डील हो जाएगा, ड्यूटी वापस से पुराने स्तर पर बहुत कम हो जाएगी, नुकसान में अपना सामान बेच रही हैं, क्योंकि कस्टमर हमारा ना चला जाए। और ये नुकसान में सामान बहुत लंबे समय तक कंपनियां बेच नहीं सकती हैं। इस वजह से उनके लिए उल्टी गिनती एक तरीके से शुरू हो गई है कि जितना जल्दी हो ट्रेड डील हो जाए, क्योंकि अब जब नए ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे तब उतना नुकसान झेल नहीं पाएंगे। और एक बार कस्टमर चला गया हमारे हाथ से तो उनको फिर पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो अनिल राय जी, तो एक फाइनल कमेंट अगर ट्रेड डील पे कहें तो ट्रेड डील अगर मान लिया हो जाता है 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में, हालांकि एक बात साफ कर दूं, जो अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बयान पे जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा, तो वहाँ पे बाद में उद्योग मंत्री ने कहा भी कि हमें नहीं पता किस आधार पर वो बयान दे रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी डेडलाइन में काम नहीं कर रहे हैं। तो मार्च की डेडलाइन को लेकर ना चला जाए, कभी भी हो सकता है, ये हम लोग उम्मीद करके बैठे हुए हैं। अगर ट्रेड डील हो जाती है यूएस इंडिया के बीच में, तब यहाँ से मार्केट की दिशा क्या रहेगी? जी एकदम सीधी सी बात है, ट्रेड डील अगर हो जाती है तो मार्केट में एक बढ़िया उछाल आएगा। और उसमें जो हमारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे जो ट्रेड से अफेक्टेड सेक्टर्स हैं, जिनमें कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट होता है, हम अभी देख रहे हैं शायद इसी होप में, जिनमें आईटी भी है, फार्मा भी है, कहीं ना कहीं एक बॉटम बनता हुआ उनमें दिख रहा है। और उसके अलावा बाकी जो और भी सेक्टर्स हैं तो उनमें एक पॉजिटिव बायस आना शुरू हो जाएगा, प्लस जो एफपीआईज का फ्लो आना शुरू हो जाएगा, तो वहां से खरीदारी और बढ़ेगी और ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी बढ़ेगी। अभी जो हम खरीदारी देख रहे हैं बहुत ही नैरो रेंज में, एक नैरो थीम में खरीदारी हो रही है। फिर कहीं ना कहीं वो जो है एक ब्रॉडर मार्केट में, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में ही कहीं ना कहीं बाइंग होनी शुरू हो जाएगी। तो हम मार्केट को एक हेल्दी तरीके से बढ़ता हुआ देखेंगे। इसमें थोड़ा सा और मैं आपसे डिटेल में पूछूं कि ट्रेड डील के इंतजार में कौन कौन से सेक्टर बैठे हुए हैं? ये देखिए, ट्रेड डील का सबसे ज्यादा मतलब कोई रिस्क लेना चाहे कि ट्रेड डील हो जाए, इस उम्मीद में कोई पैसा लगाना चाहे, तो वो कौन से सेक्टर? देखिए, इस समय सबसे अच्छा सेक्टर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है आईटी और फार्मा का। आईटी सबसे नंबर 1 पे। आईटी के देखिए 2 एडवांटेज हैं। एक तो पता है कि आईटी में वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, वो ऑलरेडी बहुत बॉटमिंग आउट हो चुका है उसका। प्लस अभी देखें तो रूपी में भी जिस तरीके से डिप्रेशन हुआ, उसका भी एडवांटेज उसको मिल रहा है। तो एक और बाइंग, हम टेक्निकल चार्ट पे देख रहे हैं तो वहां भी हमें उसको वो एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि बिग मनी उसको एक्युमुलेट कर रही है। अब यहां पर जैसे ही ट्रेड डील आएगा, जैसे ही ट्रेड डील फाइनलाइज होगी, तो यहां पर एक बहुत जबरदस्त उछाल हमें देखने को मिलेगा। तो मैं इस सेक्टर पर बेट कर रहा हूं। इनफैक्ट हम शुरुआत भी कर चुके हैं कि इन सेक्टरों में हमें एक अच्छी शुरुआत, आईटी में, जी हाँ, और साथ में मेटल में भी आएगा, सारे में आएंगे, बट आईटी और फार्मा में बहुत जबरदस्त उछाल। मेटल को लेकर मेरा एक कंसर्न है, मैं आगे चल के इस पर चर्चा करूंगा। अभय अग्रवाल साहब, आपके हिसाब से आईटी वो सबसे बेहतरीन सेक्टर जो ट्रेड डील के इंतजार में बैठा है? देखिए, आईटी डेफिनेटली ट्रेड डील से शायद कुछ बेनिफिट मिले, पर मेरी कंसर्न आईटी के साथ यही है लक्ष्मण जी की ग्रोथ नहीं है कुछ भी। और जो आप मैनेजमेंट कमेंट्री देखें, वो खुद कह रहे हैं कि 2 से 5% की ग्रोथ होगी। तो मैं मैनेजमेंट को सेकंड गेस नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं ग्रोथ से अपना रिटर्न बनाने के लिए, और ये आईटी जो कंपनीज हैं ये ग्रोथ ट्रैक पे नहीं है। वैल्यूएशंस डेफिनेटली एडजस्ट हुए डाउनवर्ड। जो 40 टाइम के पी मल्टीपल पे चलती थी कंपनीज, अब वो 24-25 के मल्टीपल पे आ गई हैं। पर अगर हम उसमें जो स्लो ग्रोथ है उसको अगर हम डिस्काउंट करें तो ये मल्टीपल अभी भी हाई है, क्योंकि 40 टाइम मल्टीपल जब तब था जब ये कंपनी 15% ग्रो करती थी।
अब वो ग्रोथ नहीं है इनका। तो मैं इंतजार करूंगा रादर देन ट्रेड डील या रादर देन वैल्यूएशन देखने के कि ये मैनेजमेंट कमेंट्री कब इनकी चेंज होती है, कब ये कहते हैं कि अब हम वापस डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तब मैं इन्हें अपने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ट्रेड डील किसी को लगता है, हमारे किसी दर्शक को, कि ट्रेड डील हो जाएगा आज न कल, तो अभी से हम उस शेयर में अपने पैसे लगाना शुरू कर दें, होने के बाद पता नहीं हाथ लगे कि ना लगे, तो उसके लिए कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लगता है? जी, पहले तो मैं ऐसे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये काम ना करें तो बेटर रहेगा, पर ना अगर उन्होंने जिद पकड़ ली है कि करना ही है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो इमर्जिंग सीडीएमओ कंपनीज हैं या फार्मा कंपनीज हैं, आई थिंक वो बहुत अच्छी बेट है, क्योंकि वो एक फास्ट ग्रोथ स्पेस में भी है, और जो ट्रेड टैरिफ अगर कम होता है उनको उसका डबल बेनिफिट मिलेगा, प्लस रुपए के डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलेगा। तो फार्मा में मैं कहूंगा एब्सोल्युटली नंबर 1। आप जेनेरिक्स में भी, लार्ज कैप जेनेरिक्स में भी उसमें बेट कर सकते हैं, आप मिड कैप स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलेशंस में भी कर सकते हैं, आप छोटी सीडीएमओ कंपनी से भी कर सकते हैं। तो बहुत एंगल्स हैं फार्मा में प्ले करने के लिए। बहुत सारे एंगल है। फार्मा एक सेक्टर आपको दिख रहा है, इसमें कुछ ऐड करना चाहें क्या अरुण मल्होत्रा जी? आई थिंक फार्मा डेफिनेटली एक सेक्टर है, सीडीएमओ एक। अगर आईटी में करना है तो मिड कैप आईटी को देखना चाहिए। मिड कैप आईटी में इज मोर सेंसिटिव टू दिस, और उनमें ग्रोथ आपको मिलेगा जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज में नहीं मिल रहा है। तो मिड कैप आईटी में करना चाहिए यहाँ पे। जसप्रीत अरोड़ा साहब। बिल्कुल, फार्मास्यूटिकल्स आईटी तो टॉप 2 हैं डेफिनेटली। के अलावा एज आई सेड ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल्स एंड सेलेक्टेड कंज्यूमर ईएमएस जैसी स्टोरीज बीच में जो है, जिसमें अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट करने की। उसमें ऑब्वियसली वैल्यूएशन का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज कई एरियाज हैं जहाँ पे वैल्यूएशन हेवायर है, और थोड़ा सा अर्निंग्स ग्रोथ में कितनी विजिबिलिटी है या फिर कितना कॉन्फिडेंस है। तो एज आई सेड, दिस कैन ओनली बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। बाकी सारी चीजों को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें, विच इज कॉन्फिडेंस ऑन अर्निंग्स एंड ओवरऑल वैल्यूएशन, दिस थिंग, एंड द ओवरऑल बैलेंस शीट का क्या स्ट्रेंथ है। बट ये अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट जरूर रह सकता है फॉर सम टाइम। ये हाँ बिल्कुल। दरअसल इससे पहले अनिल राय जी ने एक मेटल सेक्टर का जिक्र किया था, उसमें मैं चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा सा बताएं कि आप लोग इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि 1 जनवरी से यूरोप में इंपोर्ट ड्यूटी लगना शुरू होगा, जिसको सीबैम कहा जा रहा है, कार्बन टैक्स जिसको कहते हैं मोटी भाषा में। उस पर कोई बात नेगोशिएशन अभी तक हुआ नहीं है। तो ये कार्बन टैक्स जब लगना शुरू, यूरोप में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, खासतौर से मेटल का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है। तो ये इसको आप लोग फैक्टर इन कर रहे हैं कि नहीं अभय जी? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, और एक कंसर्न ये भी है कि जो मैनेजमेंट है कंपनीज का, इंडियन कंपनीज का, उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा ना चर्चा करी है, ना उन्होंने पब्लिकली डिस्क्लोज किया है कि उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उनका क्या प्लान रहेगा। बिकॉज ये डेफिनेटली ये टैक्स आएगा, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन होगा, क्योंकि यूरोप एक काफ़ी दिनों से कमिटेड है इस तरफ। तो एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जिस तरह से मेटल प्राइसेस में इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले महीने भर में, पिछले 2 हफ्ते में स्पेशली, हमने देखा कि सारे नॉन फेरस मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, सबके दाम इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं कमोडिटी के, फिनिश प्रोडक्ट के, वो बजट कर रहे हैं इस सीबैम टैक्स को। तो हो सकता है कि हमारी कंपनीज पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए इस टैक्स का, क्योंकि जो कमोडिटी प्राइसेस में इम्प्रूवमेंट है वो उसको ऑफसेट कर दे। पर होगा क्या फाइनली, आई थिंक जब ये टैक्स लगना शुरू होगा तभी इसका रियल इम्पैक्ट पता चलेगा लक्ष्मण जी। हाँ बिल्कुल। मैं एक डेटा देख रहा था कि अभी से कंपनियां एक तो से तो कहें मार्केट डाइवर्सिफाई कर रही हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रही हैं, क्योंकि 2024 के मुकाबले आयरन और स्टील का जो एक्सपोर्ट है यूरोप में 2025 में 35% कम हो गया है। एल्यूमिनियम का जो एक्सपोर्ट है उसके आर्टिकल का करीब 10% तक कम हो गया है। तो वही एक लगता है फैक्टर इन कर। लेकिन आपने सही कहा, दरअसल कुछ एक कंपनियां हैं जो अपने आप को सीबैम के हिसाब से अपनी मशीनों को, अपने कार्बन एमिशन को उस कंट्रोल में ले आई हैं, तो शायद उनको लगता है कि हमारे यहाँ बहुत एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा नहीं। अनिल राय जी, मेटल आपने सुझाया था। जी जी एकदम। देखिए, ये जो टैक्स लगेगा कार्बन टैक्स, उसमें हमें जहां तक हमारी इंडियन कंपनीज की बात है, तो उसमें जो लार्ज कैप कंपनीज है ना,
वो ऑलरेडी कार्बन एमिशन को बहुत ध्यान में रखकर उन्होंने ऑलरेडी प्रोविजन ले चुके हैं। हम जितने बड़े नाम जानते हैं अपने देश में वो सब इसको ध्यान में रखे हुए हैं। हाँ, समस्या कहाँ होगी? समस्या होगी मिड और स्मॉल में, स्पेशली स्मॉल कैप कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जो छोटी स्टील कंपनियां होंगी या जो छोटी आयरन कंपनियां होंगी उनको दिक्कत होगी, उनका मार्केट बहुत ड्रास्टिकली अफेक्ट होगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी इस चीज को, चूंकि वो पहले से इंटरनेशनल माहौल में ट्रेड कर रहे हैं तो उनको पता था और उन्होंने पहले से ही अपनी चीजों को उसी कार्बन एमिशन को ध्यान में रखते हुए चीजों को किया। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो हमारे बिग प्लेयर्स हैं उनकी प्राइस पे भी बहुत कोई असर आपको आगे आने वाले समय में दिखाई देने के चांसेस कम है, बल्कि हम ग्रोथ ही देख रहे हैं मेटल सेक्टर में। चलिए, बड़ा ही दिलचस्प आपने इंटरेस्टिंग बातें कही।